तो गाइस मेजरमेंट तरीके तो हमने देख लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर एक जगह की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे वो पेरू हो, तो फिर हर जगह पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हम लोग बात करें कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, क्लाइमेट को। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के जो फैक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी, तो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें लैटिट्यूड। तो भैया जैसे कि हम लोग बात करें लैटिट्यूड के ऊपर नीचे आप लोग जाते जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर का प्रेशर या फिर टेम्परेचर या प्रेशर वो सब अलग अलग होता चलेगा। एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि कोई रीजन मान चलिए कि ये हमारा कोई प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे हम लोग बात करें जो नॉर्थ इंडिया है, जो हम लोग बात करें नॉर्थ इंडिया है, तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा वेरिएशन रहती है। यहाँ नहीं है कि यहाँ पे जैसे यूपी की बात करें तो यहाँ पे जो हर क्लाइमेट है वो हर क्लाइमेट देखने को मिल जाता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, एक पर्याप्त मात्रा में रहता है। पर हम लोग बात करें जो एरियाज कोस्टल एरियाज के अंदर पास में रहते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर अलग हो जाता है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें हिमालय वाली साइड में चले जाएंगे, जहाँ पे कश्मीर हुआ, जम्मू हुआ, तो यहाँ पे हम लोग बात करें ठंड बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो अब यहाँ पे ठंड क्यों है? क्योंकि ये थोड़ी ऊंचाई वाली जगह पे है। तो जो भी अब ये पहाड़ है, हमें पता है कि अब हमने बात कर ही ली है कि एल्टीट्यूड होने पर जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है ये अलग हो जाता है। तो भैया हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, हिमालय वगैरह है, तो यहाँ पे थोड़ी सी है ऊंचाई ज़्यादा। तो जब ऊंचाई है तो फिर अब जब ऊंचाई है, ऊंचाई होने से हुआ क्या कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठंडक बढ़ जाएगी यहाँ पे। दूसरा तीसरा पॉइंट क्या लिखा, कॉन्टिनेंटलिटी। तो कॉन्टिनेंटलिटी क्या होता है कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि मतलब कोई अगर कॉन्टिनेंट की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग बात करें क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होंगी। तो वहाँ पे जो जितना ज़्यादा सॉलिड एरिया होगा तो वहाँ पे हम लोग बात करें धूप ज़्यादा पड़ेगी। तो धूप ज़्यादा पड़ेगी तो हम लोग बात करें कि जैसे कि अगर अफ्रीका वगैरह की बात करें और वो सेंटर में होना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग बात करें कि बहुत सॉलिड होगा तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने की वजह से वहाँ का क्लाइमेट अलग हो जाएगा। तो और दूसरी तीसरी बात है ओशन करंट के, किसी इलाके के अंदर ओशन करंट कैसी आ रही हैं उसकी, उससे भी फर्क पड़ता है। लोकल विंड, जैसे कि अब हम लोग बात करें कि लू, जैसे लोकल विंड में हम लोग बात करें लू हो गई इंडिया की, तो जब लू आती है तो ये क्या करती है, बहुत पूरे इलाके के अंदर गर्मी बहाल कर देती है। तो फिर ये भी क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। रिलीफ और टोपोग्राफिकल फीचर्स भी होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, तो भैया किसी एरिया के अंदर अगर पेड़ पौधे ज़्यादा उगते हैं तो उससे भी इन्वायरमेंट के अंदर या फिर क्लाइमेट के अंदर फर्क पड़ने लगता है। जैसे कि अगर मान चलिए कि अगर अभी की मैं बात करूं तो दिल्ली वाले इलाके के अंदर अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पेड़ लगा दें या रेगिस्तान वाले साइड में पेड़ लगा दें तो फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि वहाँ पे जो डिजर्टिफिकेशन होता है उनकी जो अमाउंट ऑफ मात्रा है वो थोड़ी कम हो सकती है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कभी भी ऐसा भी हो जाए कि जो डिजर्ट बन चुके हैं इलाके तो वो वापस से जो नॉर्मल इलाके होते हैं उन्हीं में कन्वर्ट हो जाए। पर वही है कि वो अलग अलग फैक्टर्स हैं अपने, वही हैं स्लोप, शेल्टर और बाकी के एक्सपेक्ट वगैरह इसी में हो जाते हैं। और एल नीनो के बारे में तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया भी था, एल नीनो और ला नीना। तो जो क्लाइमेट कंडीशन इंडिया के अंदर जो लाते हैं मानसून के जो बादल वगैरह होते हैं, एल नीनो और ला नीना की जो सिचुएशन होती है ये तो मैंने बताई दी थी। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे लास्ट में लिखी है कि ह्यूमन एक्टिविटी, तो इंसान कितनी ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है। तो जैसे कि हमें पता है कि इंसान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशंस हैं तो ये इतनी ज़्यादा ब्रॉडर हो जाएंगी कि भैया इंसान रहने लायक, मतलब पृथ्वी हमारी रहने लायक भी नहीं बचेगी। क्योंकि भैया धरती के पास भी लिमिटेड सोर्सेज हैं, ये अपने आप को एक लिमिटेड तरीके से ही हील कर सकती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, मान चलिए कि अभी मैंने कोई धंधा खोला, अगर मैंने 10 रुपये है मेरे पास, कोई आया मुझसे 10 रुपये का सामान, मतलब किसी ने मुझसे 10 रुपये का सामान 8 रुपये में ले लिया, तो मैं एक बार तो दे दूंगा, तो अब मैं अपनी रिकवरी नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बार आया तो उसने मुझे 6 रुपए की ही चीज ले ली, तो भैया मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। और मुझे अपना प्रॉफिट बनाने के लिए कुछ अर्न भी तो करना पड़ेगा, तो भैया मैं अर्न ही नहीं कर पा रहा, धरती अपने आप को रिकवरी नहीं कर पा रही। मैं अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता हूँ, उससे दुगना आप हमसे ले लेते हैं। तो धरती हमसे यही कहती है भैया यार कुछ कुछ आप जैसे धरती इंसानों ने कुछ रिसोर्सेज ले लिए, धरती कहती है यार भाई रिसोर्सेज, क्योंकि अगर हम लोग बात करें फॉसिल फ्यूल की या फिर दूसरे जो नेचुरल मिनरल्स हैं तो उनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तो भैया रिकवरी का जो रेट है बहुत स्लो है, और बाकी जो इंसान एक्सप्लोइट करेगी हाल तो ले जाता है, पर उसको रिकवर करने में, धरती को रिकवर करने में सालों साल लग जाएंगे, लाखों साल लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। तो भैया इसीलिए कहते हैं कि इंसानों को अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी कम करके रखनी चाहिए, वरना जो आने वाला समय होगा वो बहुत बुरा होगा। क्लियर?